आज मेरी मेहंदी की रात थी, कल मेरी शादी था। मैं अपने दोस्तों में इस वक्त बैठा उनकी छेड़खानी से और उनके मजाक से लुफ्त उठा रहा था। तभी मेरे नंबर पर मेरी पत्नी का कॉल आ गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने मोबाइल कान के साथ लगाया, साइड जाकर उसे कहने लगा, क्या बात है, एक ही दिन तो रह गया है हमारे शादी में, कल तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास आ जाना है। क्या एक रात की भी दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? उससे बात करते हुए मेरा लहजा गंभीर हो गया था। मेरा अंदाज देखकर वह भी घबरा गई और फिर कहने लगे कि मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने आपको अभी फ़ोन किया है। उसका लहजा ऐसा था कि मैं चौंक गया। उसे कहने लगा कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है। तब उसने जो बात मुझे कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। इसी वक्त मेरा दोस्त वहां पर मुझे बुलाने के लिए आ गया था और अपने दोस्त के सामने अपनी पत्नी से इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकता था। फिर अपने दोस्तों में दोबारा से आकर बैठ गया और मोबाइल को मैंने ऑन ऑफ करके अपनी पॉकेट में डाल दिया था। मेरा ज़हन अभी तक अपनी पत्नी की बात में उलझा हुआ था। उसका यह बात कहने का क्या मकसद था? क्या वह सच था या मजाक कर रही थी? फिर मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि वह महज मुझे तंग कर रही होगी, और यह सोचकर मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था। और जब रात को सोने के लिए लेटा तो रंगीन हवाओं ने मेरे मन को अपनी आगोश में ले लिया था। मैं पूरी रात हसीन ख्वाबों में खोया रहा और आने वाले वक्त का इंतजार कर रहा था। आज बहुत ही ज्यादा खुश था। आज मेरी मोहब्बत पत्नी के रूप में मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही थी। आज का दिन भी पर लगाकर उड़ गया था। मैं फिर उसे अपने खानदान वालों के साथ जाकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में ले आया था। रात के इस वक्त मेरे दिल में अरमान और जज्बात उमड़ कर आ रहे थे। अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद थे। मैं उनकी बातों को, उनके मजाक को भी पसंद करता था, मगर इस वक्त उनसे भी दूर भाग रहा था। चाह रहा था कि जल्द से जल्द वहां से चले जाए। तभी मम्मी वहां पर आ गई और फिर उनकी वजह से मेरी उनसे जान छूट गई थी। जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया। उसका चेहरा देखकर मैं कितनी देर तक पलकें झपकाए बिना उसे देखता रहा। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कितनी देर तक तो मैं उसकी खूबसूरती में ही खोकर रह गया था। जब मैं अपने मतलब की बात पर आया तब वह हिचकिचाहट, मुझे उस पर हर तरह का हक बनता था और मैं भला उसे क्यों नहीं देख सकता था। अगर उसे नहीं देखता तो फिर किसे देखता। जब यही बात मैंने उससे कही तो कहने लगी कि आपका मुझ पर हर तरह से हक है, आप सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा दाएं बाजू नहीं देख सकते। आज शादी की पहली रात थी और मैं पहले ही रात अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। वैसे भी हम दोनों को सारी जिंदगी तो एक साथ ही गुजारनी थी और उसकी यह बात मानने में कोई बुराई भी नहीं थी। उसके बाद मैंने उससे फिर अपना हक वसूल किया और प्यार के मदहोश वादियों में खो गया था। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे और अभी तक मैंने अपनी पत्नी का दाएं बाजू नहीं देखा था। कई बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती थी कि मैं तो उसे हर तरह से हक रखता हूं, तो फिर वह मुझे अपना यह बाजू देखने से कैसे रोक सकती है। अब मैं इस बात पर जिद करने लगा, उस पर गुस्सा करने लगा। उस दिन जब मैं ऑफिस में जाने लगा तो मैंने उसे साफ पर यह बात कह दी कि जब मैं वापस आऊंगा तो आज यह बहाना नहीं चलेगा। आखिर मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे इस चीज से क्यों रोक रही हो। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह यह बात सुनकर ऐसे डर गई थी जैसे ना जाने क्या हो रहा है। और शाम को जब मैं घर आया तो मेरी माता ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, वह कुछ दिन अपने माता पिता के घर में रहने के चली गई है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह बिना मुझे बताए, बिना मुझसे इजाजत लिए वहां पर कैसे जा सकती थी। मैंने फ़ोन किया तो वह कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह वहाँ पर इसलिए गई थी क्योंकि आज मैंने उससे साफ तौर पर कह दिया था कि मैं हर हाल में आज उसका बाजू देखकर रहूंगा। मुझे ऐसे लगने लगा था शायद उसका बाजू जल चुका था या बहुत बदसूरत था जिसकी वजह से वह मुझे ऐसा कह रही थी। मुझे लगने लगा था शायद उसके बाजू में कुछ है और उसे इस बात का डर है कि कहीं मैं उसकी बदसूरती देखकर नफरत का इजहार न करूं। मगर वह पागल यह नहीं समझती थी कि उसे टूटकर मोहब्बत करता था। मैं भला उसे क्यों
छोड़ सकता था, उससे कैसे दूर हो सकता था जिससे मोहब्बत की जाती है, उसकी खूबियां और खामियों को भी अपनाया जाता है। यह बात सोचकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई थी। अब मैंने सोचा कि अब जब वह घर पर आएगी तो मैं उसे प्यार से समझा दूंगा कि अगर उसमें कोई कमी है तो भी मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ दिनों तक जब वह यहाँ पर वापस नहीं आई तो अब की बार मैं झंझना हुए अंदाज में खुद ही उसके माता पिता के घर चला गया था। जब वहां पहुंचा तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गया। वह कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी तो थोड़ी ही देर पहले घर से निकली है, अब तो वह घर में पहुंच चुकी होगी। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर में वहां पर रुका और फिर वापस आ गया। जब अपनी माँ से मैंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो कहने लगे कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, वह तो अपने माता पिता के घर गई है, तुम वहां से पता करो, हो सकता है वह जानते हो कि वह इस वक्त कहाँ है। अब यह बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मेरी पत्नी अपने मायके में भी नहीं थी और जबकि घर पर भी अभी तक नहीं पहुंची थी। उसे तो वहां से निकाले हुए काफी देर हो गई थी। उसे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मगर वह कहाँ थी। मेरे दिल में शक बैठ गया था। अब मैंने पूरे घर में इधर उधर फिर रहा था, बार बार उसका नंबर मिला रहा था मगर वह मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। ना जाने वह कहाँ थी। थोड़ी देर मुझे गुजरी थी कि अब मैं गाड़ी लेकर घर से निकलने वाला था। जब वह घर में दाखिल हो गई उसे देखकर मैंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल से नॉर्मल किए थे। फिर उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो। मेरा गुस्सा देखकर वह घबरा गई। वह कहने लगी कि उस दिन मेरा आम्मी से मिलने के लिए दिल चाह रहा था, इसलिए मैं आपसे इजाजत लिए बिना वहां चली गई। जानती हूं कि आप मुझसे इस बात पर नाराज होंगे, मगर अब मैं वादा करती हूं आइंदा आपसे पूछे बिना नहीं जाऊंगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर मैं यह जानना चाहता था कि वह इस वक्त कहाँ थी। जब यही बात मैंने उससे पूछी तो वह कहने लगी कि मैं अपने माता पिता के घर से आ रही हूं और कहाँ जाऊंगी। यह कहकर वह तो कमरे में चली गई थी मगर मैं वहीं पर हैरत का बुत बना खड़ा रह गया था। आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई थी और वह इतनी देर कहाँ रहकर आई। मेरे दिल में अजीबोगरीब शक पैदा हो रहे थे। मैं जानता था कि वह बहुत अच्छी थी और वह मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर जब उसने मुझसे यह झूठ बोला तो मुझसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैंने उसकी रूटीन पर नज़र रखनी शुरू कर दिया था। वह कहाँ जाती है, किससे बात करती है। मैंने उसका मोबाइल भी चेक करना शुरू कर दिया था मगर मुझे कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं मिल रही थी जिसके बिना उसे गुस्सा करता, उस पर शक करता। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बात को भूलने लगा था। अब शादी को 1 महीना होने वाला था और अभी तक मैंने उसका बाजू नहीं देखा था। इस बात पर मुझे बहुत ही ज्यादा झिझक होती थी। मैंने उसे प्यार से हर तरह से समझाकर देख लिया, अगर तुम में कोई कमी है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मुझे अपनी हर एक बात बतानी चाहिए। मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं छूना चाहिए। तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तब वह मुस्कुराकर मेरी बात को टाल दिया करती थी। अब तो मैं जिद में आ गया था। उस दिन जब मैंने अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वह इस कदर दहाड़े मार मार कर रो रही थी जैसे मैं उस पर ना जाने क्या जुल्म कर रहा हूँ। मैंने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की मगर जितना उसे चुप करवा रहा था वह उतना ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। यह आवाजें सुनकर मेरे माता भी हमारे कमरे में आ गई और जब उन्होंने मेरी पत्नी को यूं रोते चिल्लाते देखा तो उन्होंने मेरी पत्नी को खुद के साथ ले लिया और मुझे गुस्से से घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे अपनी माता पर हैरान गोइथोंग में चले गए। मुझे पूरी रात गुस्से के मारे नींद नहीं आती और फिर सुबह अपने ऑफिस में चला गया था। मैं ऑफिस में ही था जब मुझे मेरी पत्नी ने कॉल की। वह अपनी रात वाली बात पर शर्मिंदा थी और मैं फिर ना चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसकी हरकत को माफ कर गया था और फिर मैंने दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। मगर मेरे दिमाग और दिल में यह बात बैठ गई थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। से कह दिया जो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही है।
मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर तरस आ रहा था। वह अपनी जिद की वजह से अपने पति को खुद से दूर कर रही थी। यह बात ऐसी थी कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। वैसे भी वह मेरे सारे हक और ज़रूरत को पूरा करती थी। मुझे उसे किसी किस्म का कोई शिकवा भी नहीं था, मगर उसकी यह बात अपने पूरे वजूद पर रसाई न देना मुझे अंदर ही अंदर आग लगा रही थी। उसके बाद 2 से 3 बार फिर से ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी भी बिना बताए गायब हो जाती थी और जब मैं उसे इस बारे में पूछता तो वह बात बदल लिया करती और मैं इस सारे हरकतों से बहुत परेशान था। मैं उस पर शक नहीं करना चाहता था, मगर जिस तरह की वह हरकतें करती थी उस पर शक करने के लिए मजबूर हो जाता था। इन्हीं दिनों उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। चेहरे का रंग हर वक्त जर्द सा रहता था, आंखें अंदर को धंसती जा रही थी। वह अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते थे। उसकी हालत देखकर मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी। वह मुझे कहती कि तुम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते, इसकी खुराक का ख्याल रखा करो, इसे खुश रखा करो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, मगर ना जाने यह वजह थी कि दिन बदन वह कमज़ोर होती जा रही थी। इस वजह से तो मैं भी परेशान था। उस दिन रात को हम सब खाना खा रहे थे जब अचानक से मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगी थी। वह अपने कमरे में चले गए तो मेरी माता मुस्कुराकर मुझे कहने लगे कि लगता है कि तुम्हारी बीवी को गुड न्यूज़ देने वाली है। यकीनन तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो। अपनी माँ के बात सुनकर मैं शर्मा गया था और खुशी से मेरे वजूद में जैसे नई जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। मगर मेरी पत्नी की हालत ऐसी थी कि वह ना कुछ बोल रही थी, ना इस मामले पर खुशी का इजहार कर रही थी, बल्कि उसकी आंखें तो जैसे किसी अजीब ही अनहोनी पर टिकी हुई थी और मेरे कहने पर वह यूं चौंक जाती जैसे अपने किसी गहरी सोच में गुम हो। और मैं उसे देखकर परेशान हो रहा था कि ना जाने क्या वजह है। अगर उसे किसी बात की कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैं उसका पति हूँ और वह मुझसे ही इस कदर अनजान और अजनबी है, जैसे हम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही ना हो। उसकी हालत देखकर मेरी माता मुझे कहने लगे कि तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका चेकअप करवाओ और इसकी खुराक का ख्याल रखो, इसे खुश रखने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुम इसका ख्याल नहीं रखते। और जब मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास चलने के बात की तो वह यूं सुनकर डर गई जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और यह देखकर मैं परेशान हो गया, आखिर वह डॉक्टर के पास जाने से इतना घबराती क्यों थी। तब वह मुझे कहने लगी कि मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करें, आप अपने काम पर ध्यान दें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। यह बात उसने मुस्कुराते हुए अंदाज कह रही थी, मगर मैं सख्त परेशान था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपा रही है। आखिर क्यों छुपा रही है? मैं तो उससे कभी कोई बात नहीं छुपता था। फिर वह अपने कहे के मुताबिक खुद ही डॉक्टर के पास गई और फिर वहां से दवा लेकर आई थी। कुछ दिन तक मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोला, जानता था कि वह फिर से यही बात बोलेगी कि अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप परेशान ना हो। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई थी। तभी फिर मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। इस वक्त मेरी पत्नी होशो हवस से बेगान थी। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर घबरा गए और कहने लगे कि यह इस कदर कमजोर है, लगता है कि अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अब मैं डॉक्टर की बात का क्या जवाब देता? मैं खुद अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान था, तो मेरा ध्यान अपनी पत्नी के बाजू की तरफ गया और इस वक्त डॉक्टर और नर्स भी कमरे में मौजूद नहीं थे। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी के बाजू से कपड़ा हटाया तो उसके बाजू को देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि उसके बाजू पर मेरा नाम राजेश है और मेरा शुमार हैंडसम लड़कों में होता था। लड़कियां मेरे पीछे पागलों की तरह घूमती थी और मैं भी उनकी दीवानगी से बहुत ही ज्यादा फायदा उठाता था। मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड थी और मैं उनसे छुपकर मुलाकातें भी करता था। बहुत रंगीन मिजाज शख्स था और जिंदगी से भरपूर फायदा भी उठाता था। और जब भी कोई लड़की मेरे पीछे आती तो मैं पहले उसकी खूब तारीफ करता, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। और जब मेरा मतलब निकल जाता तो जिस तरह दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं, मैं उसी तरह अपनी जिंदगी से निकालता था। लड़कियां मुझसे इस बात पर इतराज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह खुद ही
मेरे पीछे आती थी और मुझे काबू करने के चक्कर में बेलिबास होती थी। फिर जब उनसे फ़ायदा उठा लेता तो आहिस्ता आहिस्ता वह मुझे शादी पर उकसाने लगती। मेरे इनकार पर फिर वह मुझसे खुद ही दूर हो जाती थी। मुझे इन सब में बहुत मज़ा आता था। मैंने आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं किया था। मेरे लिए लड़कियां इस्तेमाल की ही चीज़ थी। इससे ज़्यादा ना तो उनके बारे में सोचता था और ना ही मैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता था। मैंने फिर अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया और अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था। अभी भी मेरी जिंदगी वैसे ही गुजरती जा रही थी। अभी भी कितनी ही लड़कियां थी जो मेरे आसपास मंडला आती रहती थी और मैं भी उनसे फ़ायदा उठाकर दोबारा उनकी तरफ देखता तक नहीं था। मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। वह लड़की ऐसी थी जो मेरी जिंदगी में आने वाली बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। मैंने आज तक जितनी लड़कियां देखी थी वह सब की सब छोटे कपड़े पहनने वाली और मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली थी, मगर यह लड़की सबसे अलग थी। यह सलवार सूट में रहती थी और किसी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। यह हमारे ऑफिस में जॉब करने के लिए आई थी। इसके पास तजुर्बा नहीं था, मगर पहली ही नज़र में मुझे यह लड़की पसंद आ गई थी और मैं इस पर अपनी नीयत खराब कर बैठा था। इसलिए मैंने ऑफिस में इसे जवाब दे दिया था, जबकि इसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग भी खा पाना पड़ा था, क्योंकि ऐसे काम की समझ नहीं थी। यह लड़की अक्सर खोए खोए अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखती रहती और मेरी आंखों में जैसे डूब से जाती थी और यह सब देखकर मुस्कुरा दिया करता था। मैं भी यही चाहता था कि वह बाकी लड़कियों की तरह खुद ही मेरी तरफ बढ़े और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर वह मुझे पसंद करने के बावजूद भी अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई थी। मैं जानता था कि वह कब तक अपने दिल को इस सब से रोक पाएगी। एक ना एक दिन उसे मुझे यह बताना ही पड़ेगा कि मेरे लिए उसके दिल में क्या है, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसे मेरे पास जॉब करते हुए 2 महीने का टाइम गुजर गया था। उसके साथ बहुत की नरमी से बात करता था, उसे प्यार से समझाया करता। मैं जानता था कि वह इस सब की आदी हो जाएगी और खुद ही वह मेरी तरफ बढ़ेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने ना तो मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था और ना ही अपना मेरे सामने पेश किया था। मैं हैरान परेशान था कि वह कैसी लड़की थी। वह बाकी लड़कियों से इस कदर अलग क्यों थी? वह क्यों अपना दिल हाथ पर रखकर नहीं फिरती थी? जितना हैंडसम था, जितना अमीर था और जितना उससे प्यार से बात करता था, उसे तो अब तक मेरे बिस्तर की रानी बन जाना चाहिए था। मुझे अपनी तरफ लाने के लिए औरत जात के मुकाम से गिर जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह बवकरर अंदाज में ऑफिस में आती, अब तक वह सलवार सूट में ही होती थी और अब मैं उसको देखने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं चाहता था कि कब मैं उससे हासिल करूं और उससे फ़ायदा उठाऊं। अब जब मैंने देखा कि मैं उससे इस तरह से हासिल नहीं कर पा रहा था और घर में मेरी माता भी मेरी शादी करने पर जोर दे रही थी, तभी मुझे उसे लड़की का ख्याल आया और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह लड़की तो बहुत अच्छी थी और मुझे वह बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। शादी तो मुझे करनी ही है, तो क्यों ना मैं उस लड़की से कर लूँ। यह सोचकर मैं खुश हो गया और जब अगले दिन मैंने उसे प्रपोज किया तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने मुझसे सोचने का समय मांग लिया था। मैं हैरान था कि मुझ जैसे इंसान को कोई लड़की ऐसा कैसे कह सकती थी, मगर फिर यह सोचकर संभल गया कि हो सकता है उसे अपने घर वालों से बात करनी हो और उनसे बात करने के बाद उसे मुझे जवाब देना हो। एक दिन जब मैंने खुद ही इस बारे में पूछा तो वह हिचकते हुए मुझे कहने लगी कि आप मुझे बहुत पसंद है और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। वह मुझे शादी करने से इनकार कर रही थी। मेरे जैसा मर्द जो अगर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेता था तो इस बात पर भी फक्र महसूस करते थे, और मैं उस लड़की को अपनी पत्नी बनाने की बात कर रहा था और वह मुझे इनकार कर रही थी। अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और जब मैंने उसे यह बात कही कि तुम मुझे शादी से इनकार क्यों कर रही हो, जानती हो तुम क्या कह रही हो? लड़कियां तो मेरे मुंह से यह बात सुनने के लिए तरस रही होती है, और जब मैं तुमसे यह बात कह रहा हूं और तुम मुझे इनकार कर रही हो, तब वह सर झुका कर रह गई थी। फिर कहने लगी कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं,
इस वजह से आपसे शादी नहीं कर सकती, मगर अब मैं भी जिद पर आ गया था और मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया शादी करूंगा तो मैं तुमसे ही करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह मेरी मोहब्बत में पागल होने लगी थी। एक दिन उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब मेरे लिए उसके बिना रहना नामुमकिन था। तभी मैंने घर वालों से कह दिया कि मेरी जल्द से जल्द शादी की तैयारी करें, मगर उसकी यह बात कि मैं उसका बाजू नहीं देख सकता, यह बात मुझे बहुत ज्यादा हैरान करती थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जो मुझसे छुपा रही है। मैं यह समझता था कि शायद उसमें ऐसा कोई नुकसान हो जो वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके बारे में देखूं। अब जब मैंने उसके बाजू से कपड़ा हटाकर देखा तो उसके बाजू पर काले काले निशान बने हुए थे जो कि गोल दायरे में फैले हुए थे। यह देखकर मैं डर गया और तभी जब डॉक्टर को मैंने कमरे में बुलाया और उसे दागों के बारे में पूछा तो उसका मुंह भी खुला रह गया था। वह काफी देर तक गुमसुम रहे और फिर मुझे कहने लगे कि मैं जब तक इसके बारे में पूरी तौर पर चेकअप ना कर लूं मैं आपको तब तक कुछ नहीं बता सकती। उसे मुझसे मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछा। मैंने उसे हर एक बात बताई। वह कहने लगी कि आपकी पत्नी गर्भवती है, इसके साथ ही और कोई दिक्कत है, और जब तक मैं पूरी तौर पर पता ना कर लूं मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। हो सकता है यह मेरा वहम हो और आपको ख्वाबों में परेशानी उठानी पड़े। मैंने डॉक्टर से बहुत पूछा मगर उसने मुझे नहीं बताया और फिर मुझे कहने लगे कि आपको जब मैं कॉल करूं तब अपनी बीवी की रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना है। उसके बाद मैं हक्का बक्का रह गया था। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से डॉक्टर परेशान हो गए थे। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि कोई खास बात है जिसको सुनकर मुझे गहरा सदमा लगने का अंदेशा है। तब मेरी पत्नी कुछ नहीं बता रही थी। जब मैंने उसके बाजू पर यह काले निशान देखे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी को होश आ गया था और फिर मैं उसे लेकर घर आ गया। घर आने के बाद मैंने उसके साथ कुछ नहीं कहा। वह बहुत परेशान थी, उसकी हर दिशा में हलचल थी, पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। मैं काम पर था जब माँ ने मुझे कॉल किया और कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है, वह बेहोश हो गई है। मैं तुरंत घर आ गया। मैं घर आया तो मेरी पत्नी अभी भी मुझसे नाराज थी। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया था और अब वह मेरी शक्ल तक देखने की राजी नहीं थी। उसके पास जाकर बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ देखकर मैं फुट फुट कर रो पड़ा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, और वह भी आखिरी स्टेज पर? मेरे मुंह से यह बात सुनकर वह बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। काफी देर के बाद उसके मुंह से आवाज निकली, तुमको यह सब कैसे पता चला? तब मैंने उसे सारी बात बताई तो वह गुमसुम हो गई और गहरी सांस लेकर कहने लगी, मैं भी इस बारे में बेखबर थी। कुछ समय पहले मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, इस बात को नजरअंदाज करती रही, मगर फिर जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी तो तब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझ पर इस बात का इनकार साफ किया था। आप जानते हैं कि दुनिया में मेरी माँ और छोटी बहन के अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें यह बात नहीं बताई थी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी अपना इलाज करवाने की। मैंने बहुत कोशिश की मगर डॉक्टर्स का कहना था कि मेरा बीमारी अब लास्ट स्टेज पर है, अब इसका कोई भी हल मुमकिन नहीं है। तब मैं बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी और तब मेरे नज़रों के सामने आपका चेहरा घूम गया था। आपको बहुत पसंद करती थी, आपके साथ जिंदगी गुजारना मेरा वह ख्वाब था जो आपको देखते ही मेरी आंखों में आकर सज गया था। मगर मैं जानती थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मेरी जिंदगी कितनी है यह कोई भी मुझे नहीं बता सकता था, और जब आपने मुझसे शादी की ऑफर की तो मैंने इसी वजह से आपको इनकार कर दिया था कि इस बीमारी की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मगर जब आपने मुझे बार बार मानना शुरू कर दिया तब मैंने सोचा कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बिना रहना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तब मैं खुदगर्ज बन गई थी। मैंने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा था कि जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं अपने महबूब शख्स की संगत में गुजार लूँ, शायद इस तरह से खुशी की बदौलत मेरी जिंदगी भर जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी है। यह बीमारी मेरे बाजू पर जाहिर हो गई थी, इसलिए मैं आपसे छुपा रही थी, और अब तो मेरे वजूद में एक नई जिंदगी भी पल रही है। डॉक्टर का कहना है
कि मुझे इतनी जल्दी अब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से मेरी अपनी जिंदगी के चांसेस और कम हो गए हैं। इतना कहकर वह फूट फूट करो पड़ी थी और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं उसका इलाज करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, पैसे की तरह पानी बहा सकता था, और फिर मैंने ऐसा किया भी। मैं बहुत सारी जगह पर गया, बड़े से बड़े डॉक्टर से बात की, मगर हर तरफ से मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। कोई भी मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। सबका कहना था कि यह बीमारी आखिरी स्टेज पर है और इसका कोई हल नहीं है। मैं थके हारे कदमों से घर वापस लौट आया था और अब पल पल जी रहा था, पल पल मर रहा था। अपने सारे गुनाह मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। शादी मेरी गुनाहों की सजा ही ठीक है। मैं जिस लड़की से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, उस लड़की को मैंने हासिल भी कर लिया था, मगर मैं उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था, और इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सजा हो सकती थी। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी, किसी तरह से भी उसकी तबीयत संभालने में नहीं आ रही थी। और फिर जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ते हुए वह जिंदगी के बाजी हार गई थी। मुझे और अपने बेटे को अकेला छोड़कर चले गए थे। तब फूट फूट कर आया था। कितने दिनों तक मैंने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी। और फिर एक दिन माँ ने मेरी बेटी को मेरे गोद में दिया और मुझे कहने लगी कि इसका क्या कसूर पैदा होते ही इसकी माँ इसे छीन गई और बाप होते हुए भी इसका चेहरा नहीं देख रहा। तुम इसे किस बात की सजा दे रहे हो? तब मैंने अपनी बेटी को खुद के साथ लगाकर बहुत ज्यादा रोया था, और अब मैंने सोच लिया था कि अपनी सारी जिंदगी अपनी पत्नी की यादों में बिता दूंगा और कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी की अच्छे संस्कार देने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और सभी कहते थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छे संस्कार की मालिक है। मेरी माँ मुझे दूसरी शादी करने पर जोर देती, मगर यह सोचता था कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो ना जाने वह मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगी, मेरी बेटी से वह मोहब्बत भी कर सकेगी या नहीं। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं फिर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपनी पत्नी से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी यादों के सहारे बाकी की जिंदगी गुजार सकता था। किसी का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने सजता नहीं था। मेरी माँ मुझे कह कह कर थक चुकी थी, मगर उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। शाम को जब मैं थका हारा घर वापस आता था और जब मेरी बेटी मुझे पापा कहते हुए मेरे साथ लिपट जाती थी, तो मेरी सारी थकान उतर जाती थी। मैं जानता था कि इस रवैये से मैं अपनी माँ को तकलीफ दे रहा था। वह मुझे खुश देखना चाहती थी, मैं भी दिल के हाथों मजबूर था, और जब तक कोई चेहरा मेरे दिल को पसंद नहीं जाता तब तक मैं किसी के साथ भी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जानता था कि मैं आने वाली लड़की को वह मोहब्बत नहीं दे सकूंगा जिसकी वह हकदार है। इसीलिए मैंने पहले अपने आप के संभलने का इंतजार कर रहा था, जब तक मेरा दिल पूरी तरह से संभल ना जाता। जिंदगी का नया फैसला नहीं ले सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।